जमीनी मुद्दों को, यहाँ की जमीनी समस्याओं को उठाता है, उस पटल तक ले जाता है जहां पर नेता नहीं ले जाता है। वो यहाँ पर हमारे लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। नवरात्रि में नवमी के दिन गरबे में गया वो, उसको लगा कि 3 बज गई है, 4 बज गई है। एक सवाल कर लिया उसने कि क्या भाई साहब, मैं भी गरबा देख रहा हूं लेकिन 4 बज गई यार, क्या बात है, पुलिस वाला आए नहीं, आज गरबा क्यों नहीं रुक रहा है? तो यहाँ के गरबा पंडाल के लोगों ने उसे फुटबॉल की तरह मारा। एक आदमी को देख के साला लिच्चर, गवार, भेड़िए साले इस तरह से कायराना हरकत करते हैं, फुटबॉल की तरह हमारे एक भाई को मारा, शेर आदमी को, उस आदमी को मारा जो काम सरकार को करना चाहिए था, भीड़ी भाषा का प्रमोट करना चाहिए था। आदिवासी संस्कृति सभ्यता परंपरा को प्रमोट करने का काम भारत सरकार को भी है, राज्य सरकार को भी है। ये 244 एक है, ये 13(3) का 1 लागू होता है। यहां पर ग्राम सभा को विधि का बल प्राप्त है, यहां की पंचायत जो बोलेगी वो सर्वोपरि है। तो 3% लोग जो इस कस्बे में बैठे हैं, जो इस कस्बे में रह रहे हैं, वो जो गैर आदिवासी है, वो 3% सब नहीं होंगे। उस गरबा पंडाल में मौजूद 3-4 लोग ही होंगे और उससे प्रभावित 50 लोग होंगे। उन्होंने हमारे पत्रकार भाई के साथ मॉब लिंचिंग जैसी घटना की। आप समझ रहे हो मॉब लिंचिंग क्या होता है? जब भीड़ आती है, एक व्यक्ति को मारती है और वो आदमी मर जाता है। आपने देखा है चित्तौड़गढ़ में हमारे आदिवासी भील, वो भी झाबुआ के थे, 2 भाइयों के साथ में ऐसी मारपीट की थी जिन्होंने गाय और बैल के बीच में फर्क नहीं मालूम, उन्होंने बैल को लाने वाला हमारा आदिवासी भील भाई को मारा। एक की मृत्यु हो गई, एक आज भी अस्पताल में भर्ती है। नीमच में भी ऐसी घटना हुई, सरेआम हमारे आदिवासी भील भाई को पकड़ के घसीट के पिकअप में बांध के घसीटा जाता है, 500 मीटर घसीटता जाता है। लोग वीडियो बना के उसको एंजॉय करते हैं, पुलिस प्रशासन सोता रहता है। खरगोन में पुलिस कस्टडी में हमारे आदिवासी समाज के एक युवक को बेदर्दी से, बेरहमी से इस तरह से मारा जाता है कि उसकी चमड़ी यहां से यहां पूरी छिल जाती है, उसका कुत्ता कट जाता है। साला 3rd डिग्री टॉर्चर में भी ऐसी सजा का प्रावधान नहीं है। जितना शोषण, जितना अत्याचार, जितनी मारपीट हमारे समाज के लोगों के साथ ये लोग कर रहे हैं ना, वो सही कह रहा हूं मैं, नर्क में भी हमने सुना है, स्वर्ग नर्क क्या होता पता नहीं, लेकिन वहां पर भी ऐसी सजा यातना नहीं होती। ये तालिबानी से भी बदतर लोग हैं। देश में देशद्रोही का जो कानून लागू किया गया था वो इन गद्दारों के लिए था, लेकिन एक चूतिया आदमी बोलता है, बोले कि जयस नक्सली, जयस विदेशी फंडिंग से आता है कि क्या होता फलाना ढिंका होता है, ये देशद्रोही है। अरे भाई, सरकार तुम्हारी, एजेंसियां तुम्हारे हाथ में, ये IBCID भैया कितने कैमरे, थोड़ा अच्छे से दिखा देना। ये नितेश भाई बोल रहा है, दिल खोल के बोल रहा है, अभी मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं। मेरे को जितना खोना था मैंने खो दिया, कुछ नहीं बचा, जान बची हो वो लेना तो ले लेना। तो तुम्हारे पास एजेंसियां है, हमारा एक अकाउंट यहां से भी सब सार्वजनिक करके बता दो, किसके अकाउंट में अमेरिका से पैसा आया। अरे जॉर्ज बाइडेन से मिलने तुम जाते हो, चाइना तुम जाते हो, पाकिस्तान में बिरयानी खाने तुम जाते हो, हम जाते हैं क्या? हमारे लोग बड़ी बड़ी मुश्किल से 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठा करके यहाँ तक आते हैं और हमारे समाज के खिलाफ हो रहे हैं अत्याचार, शोषण के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। एक FIR आई है मेरे पास मेघनगर की। मेघनगर में एक FIR कराने के लिए हमारे लोग गए। रतन सिंह भूलिया भील, हमारा आदिवासी भाई, उसको मनोज प्रजापत और उसके साथी 4 जो प्रजापति समाज के, कुमार समाज के, हांडे पीटने से फुर्सत नहीं, साला हमारे आदमी को मार रहे हैं। हमारी 2 बहनों के साथ में शोषण किया उन्होंने, उनका शोषण किया। जब वो बाप गया अपनी बेटी की मजदूरी के पैसे लेने के लिए तो उसको बेरहमी से मारा। हमने वहां के DI को फोन लगाया कि भैया हमारा आदिवासी भाई है, आप एट्रोसिटीज एक्ट लगा दीजिए। तो बोले मैं दिखवाता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पूरा पुलिस प्रशासन खड़ा है, जिला प्रशासन के भी खुफिया एजेंसी वाले और जिम्मेदार लोग खड़े होंगे। एक गैर आदिवासी आदमी जब सरेआम किसी आदिवासी व्यक्ति को ये जानते हुए कि ये आदिवासी है, ये भील है, ये भूरिया है, उसको सरेआम झापट मारता है, जूते से मारता है, चप्पल से मारता है, उसको घसीटता है, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता है,
तो आप ध्यान से पढ़ लेना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 धारा 3 और पैरा 1 से लेकर 10 तक गिन लो, सब में ये सारी चीजें आ जाएगी। तो आपने पढ़ाई की कि नहीं की? इसीलिए गैर आदिवासी लोग बोलते कि आदिवासियों का आरक्षण मत दो। आप लोग तत्काल एफआईआर नहीं करते। आज हमारे मुकेश भाई परमार के साथ में सार्वजनिक मारपीट हुई, आपको तत्काल एफआईआर करके उसको अंदर डालना था। उसने एक पत्रकार के साथ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ मारपीट ही नहीं, मारने की कोशिश की है, जान से मारने की कोशिश की है। 307 आईपीसी की धारा 307 उस पर लगनी चाहिए थी और मर जाता तो 302 भी लगानी पड़ती आपको। 157 आपने बिना परमिशन के लोगों को इकट्ठा भी किया, मॉब लिंचिंग की, मारा। 199 क्या कर रहे हो आप? 323-34 लगा के फ्री कर रहे हो आदमी को। जो आरोपी था, जो दोषी था, वो सरेआम घूम रहा है और आपकी इसी कायदा हरकत की वजह से हमारे इतने लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है। क्या जरूरत है हमको 200, 300, 500 किलोमीटर, 50 किलोमीटर से यहाँ के हमारे हक आवाज, ये हमारे आवाज को बुलंद करने का? आपकी नाकामी है इस प्रशासन की, और आप किसके डर से ये नौकरी कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम तो इस्तीफा जेब में लेके घूम रहे आजकल, वो भी नहीं ले रहे सरकार वाले। जितना डरोगे उतना डराया जाएगा, जितना सहोगे उतना सहना पड़ेगा। टंट्या भील को याद करो, बिरसा मुंडा को याद करो, ख्वाजा नायक को याद करो, और नहीं तो ज्यादा दूर नहीं, ये हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद को याद कर लो। अरे 25-30 साल की उम्र में हमारे जवानों ने शहीद हो गए यार, चमड़िया उधर वाली, लेकिन वो नहीं डरे। तुम्हारे काले ये जो गोरे अंग्रेज थे उनसे लड़े हो, तो बंदूकों का मुकाबला तीर कमान से किया उनने, और उनके वंशज ये देखो भूखे प्यासे अभी बैठे हैं इस धरती पे, उबलती तपती धरती पे बैठे हैं। और ये ऐसा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आदिवासी डीएनए आदिवासी खून ही कर सकता है, गैर आदिवासियों को संक्रमित आदमी नहीं कर सकता है। और यहाँ के जो लोगों ने इस तरह की घटना की, घटना को अंजाम दिया है, वारदात को अंजाम दिया है, मैं इस मंच के माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूं, और मध्य प्रदेश सरकार भी इस चीज को अच्छे से रिकॉर्ड करके रख ले। आप भले हमारा इस्तीफा ना लो, लेकिन हम इतने लड़कों को खड़ा कर देंगे कि बिना इस्तीफा के आपकी सरकार को जोबड़ में भी गिरा देंगे और मध्य प्रदेश में भी गिरा देंगे। आप मजबूर कर रहे हो हमको बार बार, आप मजबूर कर रहे हो हमको बार बार लिखने और बोलने पे। भाई सरेआम मार रहे हो, क्यों नहीं बोलेंगे यार? हमारी बहनों को 10-10 फीट के गहरे गड्ढे में गाड़ देते हो, यूरिया डालते हो, नमक डालते हो, इसलिए गाड़ देते हो ताकि उनके अवशेष ही खत्म हो जाए। एक बलात्कार का आरोपी सरेआम घूमता है गैर आदिवासी, लेकिन हमारा व्यक्ति यदि कोई बेरोजगार युवा एक जरा सी टिप्पणी भी कर दे भावनात्मक रूप से, तो 151 में उसको 4 दिन के लिए अंदर डालते हैं। ये कौन सा न्याय है भाई? कौन से कानून का पालन कर रहे हो तुम? और यही सवाल पूछता आज का युवा। तुम ये आवाज को दबा नहीं सकते, और जितना दबाओगे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, लिख चुका हूं, न्यूटन के नियम को पढ़ने की जरूरत है शासन प्रशासन को। आप जिस चीज को जितना दबाओगे वो उतनी तेज रफ्तार से बाहर निकलेगी, और ये खुला चैलेंज है। अब ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। ये टंट्या को पढ़ चुके, ये बिरसा को पढ़ चुके हैं, ये लोग अब रुकने वाले नहीं है। ये सर कटा देंगे, लेकिन जुल्म और शोषण के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो हम यहाँ भाषण देने नहीं आए, हमारे कुछ साथियों ने बोला भी है, बातें बहुत सारी है, लेकिन शासन प्रशासन यदि अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन कर लेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी कल कोई डंडे मारेगा ना, तो हमारे जैसे लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सक्षम हो जाओगे। और आप जब तक रिश्वतखोरी करोगे, आप जब तक बेईमानी की नौकरी करोगे, आपको भी वो गैर आदिवासी दबा के रखेगा। ये 2.5-3% लोग इकट्ठे हैं। अरे तुम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, साल भर दुकान बंद रखो, 10 साल रखो, हमारा क्या जा रहा भाई? दुकान तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, शटर तुम्हारा। हम तो वो लोग हैं जब इस देश में अन्न निर्माण को अच्छे से लोगों ने नहीं जाना था, इस देश में जब साइंटिफिक थ्योरी नहीं आई थी, इस देश में जब आपने एल्कोहल का नाम नहीं सुना था, उस समय भाप आसवन विधि के द्वारा जो देसी कच्ची दारू बनाने का रिकॉर्ड है ना, ये बनाना आदिवासियों ने सिखाया है। महुआ से रोटी बना के खाना आदिवासियों ने सिखाया है। आज भी छत्तीसगढ़ झारखंड में देख लो, हमारे लोग वैसे निंदा रह सकता है। तुम संभाल लो, तुम्हारी धो लो, अभी भी समय है, नहीं तो तुम्हारे पास ये अन्न नहीं आएगा, जल नहीं आएगा,
तो फिर तुम कहाँ जाओगे? 5वीं अनुसूची अमल करने की जरूरत नहीं है। हम जब हमारे घर में ही हमारे लोगों को रोक लेंगे ना, तो 5वीं अनुसूची ऐसे ही अमल हो जाएगी और आपकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तब हमारे घर में मत आना हाथ पैर जोड़ के कि भैया ए भैया बोलो बासे का जो समझा लेने एक कट्टू गऊ आप दो, मौके आप दो, ये नहीं चलेगा। फिर तुमको मौका भी नहीं मिलेगा। गेहूं चावल तो बहुत दूर की बात है, इसलिए मजबूर ना करें। बस ये मैसेज था, अगली बार से ऐसी कोई गलती होगी तो हम लोग ये कहने नहीं आए, बता भी सकते हैं। हम लोग सिर्फ प्रदर्शन करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, हम आगाह करने के लिए आते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, भविष्य में ऐसी गलती कोई आदमी ना करे, ताकि हमारे आदिवासियों के खिलाफ इस तरह की घटना हमारे संज्ञान में आए। बस यही मैसेज था। बाकी आप सभी साथी खड़े रहे, हम लोग शासन प्रशासन से बात करेंगे, उन्होंने कौन कौन सी कार्रवाई करी, यदि वो जो दोषी है वो अभी तक अंदर नहीं है तो क्यों नहीं है, किनका संरक्षण प्राप्त है और क्यों नहीं आने दे रहे हैं, उन पे सब पे चर्चा होगी। और ये भले राणापुर बंद रखे, एक दिन नहीं महीने भर रखे, हमको मतलब नहीं, लेकिन यदि दोषियों को अंदर नहीं डाला तो फिर राणापुर हम बंद कराएंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। जोहार जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद, जोहार दादा। अगली कड़ी में जैस मध्य प्रदेश प्रभारी भाई मुकेश रावत जी आए और अपनी बात रखे। मुकेश रावत जी। आदिवासी से आदिवासी से धन्यवाद संचालन महोदय। साथियों, आज इस राणापुर धरती पर आने की क्यों आवश्यकता पड़ी? आज हमारे भाई राकेश परमार के साथ जो मुकेश परमार के साथ गैर आदिवासी लोगों द्वारा मारकूट और उनके साथ गलत तरीके से फंसाने का काम किया है, उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं।